पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। बैगन की फसल में लगने वाले रोगों का कैसे करें नियंत्रण। हरे चारे हेतु जई की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियों की बुआई की उन्नत तकनीकी। अधिक लाभ हेतु गन्ने के साथ कैसे करें अन्य फसलों की खेती। बैंगन की खेती हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई वर्ष भर करके अच्छा लाभ कमाते हैं और इसी लाभ को दृष्टिगत रखते हुए जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं उनकी फसल में इस समय कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अतः आप इस फसल से अधिक उपज लेने हेतु इन रोगों की किस तरह से रोकथाम करें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं CSA कानपुर के डॉक्टर RS कमलवंशी से। किसान भाइयों, बैंगन सब्जियों में एक प्रमुख फसल है जिसमें जो भरपूर विटामिनों से विटामिन भरपूर इसमें पाए जाते हैं। इसमें A, B, C सभी तरह के विटामिन होते हैं। इस फसल में विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं जिसमें खासकर फफूंदी जन्य रोग, फोमोसिस, झुलसा। इससे जो फलों पर गोल गोल से धब्बे बड़े बड़े से पड़ जाते हैं, धसे हुए धब्बे होते हैं। धसे हुए धब्बे पत्तियों तथा अन्य भागों पर तनियाद पर भी पड़ते हैं जिससे पौधा कुरूप हो जाता है। कुरूप पौधा होने से धीरे धीरे पौधा सूख जाता है और लगभग देखा है कि मैंने देखा 30 से 80% तक 90% तक इसमें इस रोग से बैंगन की फसल को नुकसान पहुँचता है। इस नुकसान से किसान भाइयों बचाने के लिए आवश्यक है कि पहले तो जो भी बीज लें वो स्वस्थ बीज लें और प्रमाणित बीज लें। जिन किसानों ने इस फसल को लगाया है और उनकी फसल में ये रोग लग रहा है तो इसमें दवा का प्रयोग करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन दवा का छिड़काव करने से पहले अच्छा होगा कि पौधे और फल इस रोग से ग्रसित हैं उन्हें खेत से निकालकर जला दिया जाए। दूसरे ध्यान रखें कि जिस फसल पे ये रोग आया हुआ है उस पे कार्बनडाजिम का 0.1% के घोल का छिड़काव करें। किसान भाइयों, बैंगन का दूसरा रोग जो है लिटिल लीफ ब्रिंजल, जिसे बैंगन का छोटा पत्ती रोग कहते हैं। इस रोग को लगने से पत्तियां एकदम छोटी छोटी झुंड में हो जाती हैं, कोई भी फल नहीं लगते हैं, पौधे में किसी प्रकार की उपज नहीं प्राप्त होती है। जैसा कि ये एक माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है जिसे एक कीट लीफ होपर फसलों पर फैलाने का काम करता है। इसलिए इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर पहले रोग से ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट करें। इसके बाद इस कीट से फसल को बचाने के लिए किसी कीटनाशी का छिड़काव कर दें जिससे इस रोग को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा आप टेट्रासाइक्लिन दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें किसान भाइयों ध्यान रखें कि टेट्रासाइक्लिन 0.05% का घोल का छिड़काव करना था। इसी घोल से जो पौध जब लगाने जा रहे हैं उससे पूरे पौध को 20 मिनट तक डुबो लें, तभी पौध को लगाएं। इसके अलावा किसान भाइयों, तीसरा रोग जो घातक रोग है सब्जियों में खासकर बैंगन और टमाटर रूप में एक रोग जो है वो जड़ मूल गांठ रोग, जड़गांठ सूत्रक्रम की वजह से लगता है। इसमें पौधे छोटे रह जाते हैं, फूल विकृत हो जाते हैं, फूल गिरने लगते हैं,
फसल पीली पड़ जाती है, उसकी बढ़वार नहीं होती, इस तरह से फसल को भारी क्षति होती है। जो फफूंदी जनित रोग लगते हैं वो भी इसकी वजह से बहुत अधिक हो जाता है, जैसे जड़ सड़न या तना सड़न या डंपिंग आप बड़ी तेज़ी से लग जाता है, जिससे फसल को भारी क्षति पहुँच जाती है। उकठा भी इसकी वजह से प्रचंड हो जाता है। इसलिए फफूंदी जनित जितने रोग हैं ये जड़गांठ की वजह से, जड़गांठ सूत्रक्रम की वजह से बड़ी तेज़ी से। जड़ गांठ सूत्रकृमि की समस्या से फसल को बचाने के लिए ये उपाय अपनाएं। जिस खेत में ये समस्या आती है उस खेत में बैगन, टमाटर, मिर्च की फसल 2 से 3 वर्ष तक न लगाएं, कोई अन्य फसल लें। बैगन जिस खेत में ले रहे हो उसमें बैगन की 2-3 कतार के बाद गेंदा की फसल लगा दें, इससे सूत्रकृमि नहीं पनप पाएगा। रोगग्रस्त खेतों की गर्मी में गहरी जुताई अवश्य कर लें। नर्सरी में बीज बोने के पूर्व 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन प्रति वर्ग मीटर की दर से डालें। कार्बोफ्यूरॉन 3% के दानों को रोपाई के पूर्व 10 किलो प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें, या खेत में उचित नमी की दशा में नीम की खली एवं लकड़ी का बुरादा 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से भूमि में मिला देना चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकांश किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अपनाए हुए हैं और इन पशुओं के आहार के लिए हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के हरे चारे वाली फसलों जैसे कि बरसीम, लूसर्न, जई आदि की इस समय खेती करते हैं और इसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे जई की उन्नत खेती के बारे में। तो हमारे जो भी किसान भाई हरे चारे हेतु इसकी बुआई करना चाहते हैं वो इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और इसकी वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार। पशुओं, दुधारू पशुओं के लिए जई हरे चारे के रूप में प्रयोग की जाने वाली एक अच्छी फसल है। जई के लिए सबसे पहले भूमि की बात आती है। दोमट भूमि और भारी दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी पाई जाती है। इसकी तैयारी के लिए जो है एक मिट्टी पलट हल से जुताई करके उसके बाद 2-3 कल्टीवेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। जई की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए आपको इसकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव करना होगा, तभी आपको आगे चलकर इससे आशातीत उपज की प्राप्ति हो पाएगी। तो किसान भाई जई की फसल की बुआई के लिए आप कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। प्रजातियों में कैंट जो सबसे ज्यादा प्रचलित प्रजाति हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे किसान भाइयों के द्वारा सबसे ज्यादा उगाई जाती है और अच्छी पैदावार इसकी है। तो इसके अलावा OS 6, PRO 212, बुंदेलखंड जई, नरेंद्र जई, ये आदि प्रमुख प्रजातियां हैं जिनका हम उपयोग करके जो है जई की बुआई कर सकते हैं। और इसकी बुआई करने का समय अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है बीजदार और बीजोपचार की। तो जई के खेत में पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक निश्चित दर से करना चाहिए और हमारी फसल को भूमि और बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीजों का शोधन करना बहुत ही जरूरी है। तो आप बुआई हेतु बीजों की कितनी मात्रा का प्रयोग करें और उसका बीजोपचार किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाई अगर ध्यान दें कि जो नवंबर में इसकी लगभग 15 नवंबर के या 10 नवंबर के बाद जो इसकी बुआई करते हैं उनको बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। लगभग 100 से 115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज दर के हिसाब से बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, इसका बीज आपका जो कृषि विभाग के गोदाम है, बीज भंडार है, वहाँ से बीज आपको मिल जाएगा।
उसके बाद पशुपालन विभाग से आपको बीज मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट दुकान है कंपनियों के, वहां से आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय से बीज उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बीज ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक बीज शोधन की बात है, वैसे तो शोधित बीज आपको प्रमाणित संस्थानों से मिलता है। फिर भी अगर आप बीज शोधन करना चाहें तो 2 से 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान से जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीज शोधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद प्रबंधन की। तो आप खेत की तैयारी के समय 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह से खेत में मिला दें। जहां तक खाद उर्वरक की बात है तो लगभग जो है इसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 20 से 30 किलोग्राम पोटास का प्रति हेक्टेयर आप उपयोग कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपके खेत में सल्फर की कमी है तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर का भी इसमें उपयोग करना चाहिए। अब देने की बात जो आती है तो हम आधा नाइट्रोजन तो बुआई के समय देते हैं और आधा नाइट्रोजन हम पहली सिंचाई के बाद देते हैं। और फास्फोरस पोटास को जो है पूरा जो है बुआई के समय आपको दे देना चाहिए। किसान भाइयों, जहां तक बुआई की विधि की बात है तो इसको जो है एक तो लाइन में भी बुआई कर सकते हैं और दूसरे छिटकवा बीज से भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन लाइन से बुआई करना सबसे अच्छा पाया जाता है जो है, और सीड ड्रिल से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बैल से आप बुआई कर सकते हैं। और अगर आप लाइन में सोइंग करते हैं तो आपकी जो है पैदावार भी अधिक होती है, बीज की मात्रा भी कम लगती है और अन्य कृषि क्रियाएं करने में भी आपको आसानी रहती है। इसलिए आप जो है लाइन से जरूर बुआई करें। आगे और भी हैं रोचक जानकारियां, पर यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन इस लाभ को मिलने में लंबा समय लग जाता है। इसलिए अगर किसान गन्ने की खेती के साथ कम अवधि में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती करें तो न केवल गन्ने की फसल से उत्पादन मिलेगा, बल्कि इसके साथ सहफसली खेती से भी उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो किसान भाई कैसे करें गन्ने के साथ सहफसली खेती? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार से। साथ आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में अक्टूबर नवंबर में आप ईख के साथ आलू ले सकते हैं, ईख के साथ धनिया ले सकते हैं, मंगरेला ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, गेहूं भी ले सकते हैं। ये सब सारी जो फसलें हैं वो लाभदायक है और किसान बंधुओं को मध्यावधि आय इससे प्राप्त हो जाता है। चूंकि गन्ना साल भर की फसलें हैं, अगर एकल फसल की खेती की जाए तो उतना लाभदायी नहीं है जितना कि अंतर्वर्ती फसल के साथ गन्ना को उगाना। अंतर्वर्ती फसल के आय से गन्ना में आप उर्वरक भी दे सकते हैं, सिंचाई भी दे सकते हैं। आपको उसी क्षेत्रफल से आपको उतना लाभ मिल जाएगा कि गन्ना का साल भर तक आप खेत में उर्वरक देंगे, इनपुट्स वगैरह देंगे, उसी से आपको सारा पैसा मिल जाएगा। किसान भाइयों, गन्ने के साथ सहफसली खेती करने के लिए कम समय में पकने वाली उन्हीं फसलों का चयन करना चाहिए जो कि क्षेत्र की जलवायु एवं स्थानीय मांगों के अनुरूप हो, जिनमें वृद्धि के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना हो। गन्ने की अंतर्वर्तीय खेती के लिए गन्ने की बुआई के बाद 2 कतारों के बीच खाली बची जगह में अन्य फसलों के बीजों की बुआई करते हैं, जिनकी बुआई दूरी इस प्रकार है। यहाँ रिसर्च के आधार पर जो डेवलप किया गया है ईख के साथ आलू की खेती, उसमें हम जोड़ी पंक्ति विधि द्वारा आलू की रोपाई करते हैं। इसमें आप 2 पंक्ति गन्ना के बीच में 2 पंक्ति हम आलू का लगाते हैं।
इसमें जिस तरह बीज दर आपका 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर शुद्ध फसल आलू लगाते हैं उसमें लगता है, तो इसमें ही भी उतना ही बीज दर लगता है कि दोनों पंक्ति आलू को हम टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा जिक जैक पोजीशन में लगाते हैं कि जब ट्यूबराइजेशन ट्यूबर बनने लगे तो इसका ट्यूबर एक लाइन के ट्यूबर से दूसरे लाइन का ट्यूबर सटे नहीं। अगर आप गन्ना के साथ लहसुन लगाते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ईख का भी उपज प्राप्त होता है और ये लहसुन का भी उपज प्राप्त होता है। इसमें इंसेक्ट पेस्ट भी कम लगता है और सब अंतर्वर्ती फसलों की अपेक्षा। उसके बाद राजमा हो गया, ये भी महत्वपूर्ण फसल है। 2 लाइन गन्ना के बीच में हम 2 लाइन राजमा का लगाते हैं। इसमें दूरी जो है गन्ना के पंक्ति से राजमा के पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर पहली पंक्ति राजमा से दूसरी पंक्ति राजमा के बीच की दूरी भी 30 सेंटीमीटर होती है और फिर 30 सेंटीमीटर दूसरी पंक्ति राजमा से गन्ना के बीच की दूरी रह जाती है। तो इस तरह आप जब भी अंतर्वर्ती फसल के रूप में कोई भी फसल लेते हैं तो ये देखना चाहिए कि उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल अंतर्वर्ती फसल के रूप में कितना है। उसी अनुसार बीज का भी इस्तेमाल करना चाहिए और खाद का भी, उर्वरक का भी उसी अनुपात में इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताना, फसल के रूप में ये 2/3 क्षेत्रफल को कवर करता है, इसलिए इसका बीज दर भी 2/3 ही होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए। और उर्वरक की मात्रा भी 2/3 ही होनी चाहिए, जो कि दोनों पंक्ति राजमा के बीच में हम देते हैं। शरदकालीन गन्ने के साथ आप चना, प्याज, लहसुन, राजमा, आलू, गोभी, मूली, शलजम इत्यादि बुआई कर सकते हैं, जिनकी बीज दर बुआई की दूरी एवं बोए गए क्षेत्र के अनुसार होती है। आइए एक नजर डालते हैं विभिन्न फसलों के बीज दर पर। गन्ना का उर्वरक गन्ना के लाइन में और अंतर्वर्ती फसल का उर्वरक अंतर्वर्ती फसल के लाइन में देना चाहिए। 7% फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक देते हैं। 150 किलोग्राम नेत्रजन, 85 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास। जबकि अंतर्वर्ती फसल में अभी तक कुछ फसलों को छोड़ के रिकमेंडेशन यही है कि अंतर्वर्ती फसल में हम केवल नेत्रजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इधर नवीनतम प्रयोगों के आधार पर ये साबित हो गया है कि आप अगर ईख के साथ राजमा लगाते हैं तो उसमें नेत्रजन और स्फूर दोनों का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन राजमा, उसके बाद आपका तीसी, मंगरेला, धनिया, ये सब में 2/3 उर्वरक और 2/3 बीज का इस्तेमाल करना। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बांसगांव प्रतापगढ़ के धनंजय सिंह ने। आपने प्याज की नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी डालने का समय आ गया है। प्याज की नर्सरी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच डालनी चाहिए। लेकिन नर्सरी डालने से पहले हमको इस बात का देखना है कि हमारी भूमि कैसी है। प्याज के लिए सबसे अच्छी भूमि बलुई दोमट भूमि होती है, लेकिन प्याज सभी तरह की मिट्टी में लगाई जा सकती है। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी के लिए भूमि की तैयारी करते समय पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताइयां हैरो द्वारा करें। इसके बाद खेत में पाटा अवश्य लगा दें। प्याज लगाने के पहले प्याज की कौन कौन सी किस्म है इसको जान लें और कौन सी अच्छी है जिस किस्म को हम लगाएं। प्याज की तो बहुत किस्में हैं, जैसे पूसा रेड, पूसा लाइट रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, यन 53। लेकिन यदि किसान भाई 8 महीने 9 महीने तक प्याज लगा करके अपने यहाँ रखना चाहते हैं तो एग्रीफाउंड लाइट रेड ऐसी किस्म है
जिसमें सड़न नहीं होता है। अब बात आती है नर्सरी डालने की। नर्सरी जो हम बनाएंगे वो चौड़ी हम 90 सेंटीमीटर रखते हैं और लंबाई हम 1 मीटर भी रख सकते हैं, 2 मीटर भी रख सकते हैं, 3 मीटर भी। लंबाई अपने अनुसार रखते हैं। उसकी नाली बांध दें, अच्छी तरह से उसकी गुड़ाई कर दें। यदि हम नर्सरी की साइज 1 मीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा रखते हैं तो उसमें सड़ी गोबर की खाद डाल दें। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक की। तो प्रति क्यारी आप 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 700 ग्राम DAP और 500 ग्राम MOP को डालें। खाद डालने के बाद उसमें गुड़ाई कर दें अच्छी तरह से। नर्सरी डालने के लिए सबसे पहले हमें बीज की मात्रा जाननी होगी कि हम कितना बीज नर्सरी डालेंगे। तो 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होती है। जब किसान भाई हमारे बीज खरीद लेते हैं तो बीज सीधे नर्सरी में डाल देते हैं। ऐसा करने से नाना प्रकार के रोग लगते हैं। तो रोकने के लिए सबसे पहले हमें बीज का बीज उपचार करना है। बीज का उपचार हम ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, कैप्टान से कर सकते हैं, बेविस्टीन से कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से अगर बीज का उपचार करना है तो 10 ग्राम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। अगर कैप्टान से करना है या बेविस्टीन से करना है तो 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। अब बीज उपचार कैसे करें? 10 ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा पानी में घोल लें, बीज के ऊपर उड़ेल दें। उड़ेलने के बाद दोनों हाथ से अच्छी तरह से मिला दें ताकि बीज उपचार सही तरीके से हो सके। इसके बाद बीज को उस पर बिरल छिटक देते हैं। छिटक देने के बाद उसको दोनों पैर के पंजे से अच्छी तरह से दबा देते हैं। अच्छी तरह से बीज को दबाएंगे। उसके बाद नाली में पानी लगाएंगे। जब नाली में पानी लगाएंगे तो पहले जब क्यारी में आएगा पानी तो पहले नाली में जाएगा। उसके बाद सतह पर जैसे ही पानी जाएगा पानी को बंद कर देंगे। पानी बंद करने के बाद 2 इंच मोटी खरपतवार से ऊपर से ढक देंगे। 5-6 दिन के अंदर जमा हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए annadatta.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पछेती आलू की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई पर जानकारी। हरे चारे हेतु बरसीम की उन्नत बुआई तकनीक। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।